हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की पूरा जीके की सीरीज चल रही है, जिसका कि ये 21 पार्ट है, जिसमें कि मैं अगले 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। और हर क्वेश्चंस का इसमें डीप एनालिसिस आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आपको मिलेगा पूरा का पूरा एमपीपीएससी का सीरीज, और साथ में मध्य प्रदेश जीके की भी सीरीज चल रही है। तो लगातार मेरे सारे वीडियोज देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे कि अन्य एमपीपीएससी 2020 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट पेपर के जो पेपर 100 क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित ये सीरीज को पूरा देख पाएं। और ये पूरा नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने सीरीज बनाई है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ में मेरी इस सीरीज को लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। पहला प्रश्न आ गया आपका, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? कौन सा वो सम्मान होता है जिसमें कि पीपल के पत्ते की समान वो पूरा का पूरा एक मेडल होता है? तो वो कौन सा होता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या फिर भारत रत्न? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत रत्न। भारत रत्न का जो मेडल होता है उसकी आकृति एक पीपल के पत्ते की समान होती है, अगर आपने देखा है तो। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श विभाग है? यानी कि किसके लिए ये अधिकतर बोला जाता है? पर्यटन विभाग, एआईआर, रेलवेज या फिर दूरदर्शन? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है दूरदर्शन। दूरदर्शन में आपने देखा होगा, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का एक लोगो बन के आता है, ठीक है ना, और उसके नीचे लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो दिस इज द जो कोट है वो दूरदर्शन पे अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आ गया, ग्लिम्सेस ऑफ सम ग्रेट इंडियंस नामक की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, एम एस आहूजा, खुशवंत सिंह या फिर गौतम घोष? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है एम एस आहूजा। ये इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने ही लिखी है ये ग्लिम्सेस ऑफ सम ग्रेट इंडियंस। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक रही? भोपाल, रीवा, सागर या फिर इंदौर? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो इंदौर संभाग है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर में इसकी वृद्धि हुई? मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पूछा है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो जनसंख्या का घनत्व है उसमें प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई है? 50, 60, 40 या फिर 30? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 40। ठीक है ना, 40 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? किसने इसको आगे बढ़ाया था? प्रभाकर ढुंडीराज, डॉक्टर हरि सिंह गौर, देवदास गांधी या अब्दुल जब्बार खान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रभाकर ढुंडीराज। इन्होंने ही असहयोग आंदोलन को का नेतृत्व किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह की कारावास की सजा दी गई थी? पंडित हरिप्रसाद, पंडित सुंदरलाल, हरि सिंह गौड़ या फिर श्यामलाल वर्मा? तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है पंडित सुंदरलाल जी को 6 माह की कारावास की सजा दी थी जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में शीतकाल के दौरान में जो पश्चिम विमोक्ष से होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? जब ठंड का मौसम होता है उस समय पश्चिम से जो हवा चलती है उसके बाद में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? चौमासा, सिथाला, यूनाला या फिर मावट? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है मावट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें जो सिथाला है इसको शीत ऋतु को कहते हैं,
यूनाला जो है ये ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में टर्म्स में बोलने वाली भाषा है। और चौमासा ये वर्षा को कहते हैं, जो वर्षा होता है, वर्षा ऋतु होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ गया, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? हथनी नदी पर, चोरल पर, वैनगंगा पर या फिर क्षिप्रा नदी पर? ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो कि सहायक नदी हैं किसकी? नर्मदा की। तो ये किस पर चल रही है? ये चल रही है हथनी नदी पर। हथनी नदी, और ये कहाँ पर है? ये है मंडला। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मंडला में ये परियोजना संचालित हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे कि नर्मदा नदी भी बहती है, तो उसी की ये सहायक नदी है हथनी नदी, ये भी आपको याद होना चाहिए। और नर्मदा की टोटल कितनी 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आ गया, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था? पगारा नहर, वैनगंगा नहर, रामगंगा नहर या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है वैनगंगा नहर, इसी का सबसे पहले निर्माण हुआ था। और ये वैनगंगा नदी पर इस नहर का निर्माण किया गया था। और वैनगंगा नदी कहाँ निकलती है? ये कहाँ से? सिवनी से निकलती है। और इस नहर से सिवनी के साथ में बालाघाट, बालाघाट इन दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, और ये सर्वप्रथम राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे पहली नहर है जिसका निर्माण किया गया। और वैनगंगा नदी वर्धा नदी से मिलकर, ठीक है ना, जो कि कहाँ? बालाघाट में मिलती है ये, वहां पर प्राणहिता, ये याद रखना, प्राणहिता जो है महाराष्ट्र में मिलती है, सॉरी, प्राणहिता जो संगम है उसका निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुरैना, श्योपुर, डबरा या फिर दतिया? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में है पालपुर कूनो अभ्यारण्य। ठीक है ना, और अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 2018 में इसकी कोशिश जारी है। और इसमें एशियाटिक बब्बर शेर जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाने हैं उसको प्रयास चल रहा है। तो आने वाले समय में ये पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें कुछ हिस्सा लिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर, ठीक है ना, उसको यहाँ पर रखने का पूरा प्रयास चल रहा है। अभी पूरा का पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री में लगा हुआ है, आने वाले समय में ये पूरा का पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर एशियाटिक बब्बर शेर को भी संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान डेवलप किया जाएगा, उसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग के लिए जाना जाता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी या फिर बुरहानपुर? तो उसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बुरहानपुर। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, यही पावरलूम उद्योग के लिए जाना जाता है। और इसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इतिहास में इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता था। यहीं से अकबर की जो सेना है, मुगल साम्राज्य की जो सेना है, उसने प्रवेश किया था, ठीक है ना, दक्षिण की तरफ में। ठीक है, तो ये बुरहानपुर में है पावरलूम उद्योग। ठीक है, और यहीं पर नेपा नगर में ओरिएंट पेपर मिल है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस। और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से।
तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर उज्जैन? तो अभी जो तैयार है वो टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। तो इंदौर विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? सुंदर मंदिरों की खुदाई के कारण, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण, प्रसिद्ध वन विहार होने से या फिर ज्योतिर्लिंग के लिए? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण मैहर यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे अलाउद्दीन खां, ये जरूर पता होना चाहिए, अलाउद्दीन जो खां हैं वो यहाँ पे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और इन्हीं के कारण ये मैहर प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको संगीत की राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना। सतना का जो मैहर तहसील है उसको संगीत की राजधानी भी कहा जाता है और ये इनके नाम से एक एकेडमी भी है, ठीक है ना। उस एकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई थी 1977 में, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए मैहर, और यहाँ पर हर साल संगीत समारोह, ठीक है ना, संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है मैहर में, और ये माता शारदा के परम भक्त थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद हाफिज अली खां या फिर लता मंगेशकर? तो कौन सा वो गायक है जिसका कि मध्य प्रदेश में जन्म
नहीं हुआ है। तो इसका बी आंसर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही रह के इन्होंने रियाज किया मैहर में, और वहीं पर पूरा का पूरा संगीत में अपना समय गुजारा था। ठीक है, और वहीं पे इनके नाम से एक संगीत राजधानी के रूप में वो पूरा का पूरा मैहर क्षेत्र विकसित हुआ। अगला प्रश्न आ गया, माचा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है मालवा। मालवा जो क्षेत्र है वहां का ये प्रमुख नृत्य है, जिसको कहते हैं माचा। ठीक है ना, प्रमुख, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं एमपीपीएससी या फिर अन्य सर्विसेज में, तो बिल्कुल इनको याद करना है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की थी? अक्टूबर 2012, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2009 या फिर अक्टूबर 2008? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी वाला, अक्टूबर 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न आ गया, आइरिन सरोवर कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में, सतना में, रीवा में या फिर देवास में? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहां पर स्थित है ये आइरिन सरोवर। ठीक है, और ये कहां पर है? ये होशंगाबाद, ये आपको पता होना चाहिए, होशंगाबाद में है, और ये महादेव श्रेणी में है। पचमढ़ी जो स्थित है पूरा, ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन सी? धूपगढ़। धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350। कई बार मैं इसका रिवाइज करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसके बाद में जो दूसरी चोटी है वो भी महादेव श्रेणी में आती है, जो आती है चौरागढ़ की चोटी। ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई है 1327 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अनेक वाटरफॉल हैं। बी फॉल यहाँ पर है, अप्सरा वाटरफॉल यहाँ पर है, सिल्वर फॉल यहाँ पर है। ठीक है ना, भालकुंड यहाँ पर कौन सा, फांसी कुंड। ठीक है ना, फांसी की खाई वो यहाँ पर स्थित है, भालकुंड नहीं है। ठीक है ना, भालकुंड बीना नदी पर है। तो ये क्लियर हो गया। देवास से जो नदी निकलती है वो आपको मालूम होना चाहिए। देवास से जो नदी कौन सी निकलती है? काली सिंध नदी। ठीक है ना, रीवा में मोहाना नदी, बीहड़ नदी यहाँ पर है, और बीहड़ नदी पर सबसे बड़ा वाटरफॉल है चिचाई वाटरफॉल। ठीक है ना, जो कि सबसे ऊंचा भी है, 130 मीटर ऊंचाई से गिरता है, और 175 मीटर चौड़ा भी है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे के पूरे आपको फैक्ट मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, पीताम्बरा देवी की पीठ मध्य प्रदेश में किस नगर में स्थित है? कौन से जिले में है? भिंड, रायसेन, सतना या फिर दतिया? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है दतिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और दतिया में ही स्थित है कौन सा, एक महल। कौन सा महल है यहाँ पर सब स्थित? तो वो महल है सतखंडा महल। ये भी आपको पता होना चाहिए, सतखंडा महल। सॉरी, ठीक है, थोड़ा इसे सही से लिखते हैं हम। ठीक है, सतखंडा महल, सतखंडा महल, यह है दतिया में स्थित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक महल का भी निर्माण किया गया है, जो कि वीर सिंह बुंदेला ने किया, बुंदेला वंश ने यहाँ पर निर्माण करवाया है। ठीक है ना, वो महल भी दतिया में ही स्थित है। ठीक है ना, और दतिया की ही भांडेर में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कुमार संभव, शकुंतलम, मेघदूतम या फिर ऋतु संहार? अमरकंटक का जो चित्रण किया गया है वो किस ग्रंथ में है? तो वो है ऋतु संहार। ठीक है ना, ये कालिदास के ये सारे के सारे जो हैं ये कालिदास के ही लिखे हुए सारे के सारे ग्रंथ हैं, नाटक हैं। तो इसमें ऋतु संहार में अमरकंटक के बारे में पूरा चित्रण किया गया है, उसके सौंदर्य के बारे में पूरा चित्रण किया गया है। ठीक है ना, यहाँ से कि नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहेला नदी, ठीक है ना, इन नदी से इन सबसे बड़ी नदियों का उद्गम यहाँ से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कोरकू बोली मुख्य जिला कौन सा है? कोरकू बोली बोलने का बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या फिर ये सभी? तो इसका जो सही प्रश्न है, सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। बैतूल में भी बोली जाती है, होशंगाबाद में भी और छिंदवाड़ा में भी। तो ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस नगर से संबंधित हैं? कौन से जिले से हैं? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या फिर इंदौर। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर से संबंधित है ये हॉकी के खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 किसे प्रदान किया गया था? मुश्ताक कुरैशी, शकील अहमद कुरैशी, युवराज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है शकील अहमद कुरैशी को 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए कौन मुख्यमंत्री रहे? राजा नरेश चंद्र, कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी या वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राजा नरेश चंद्र। ये सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में किस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? कौन सी विधानसभा सीट है? मुरैना, दतिया, उज्जैन या फिर ये सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो ये इसका विकल्प डी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों के तीनों जो जिले हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं, क्योंकि इन सभी जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा की जाए तो उज्जैन में आबादी के हिसाब से सबसे अधिक उज्जैन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। तो यही पूरा क्षेत्र है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने एमपीपीएससी जीके के एमसीक्यू सीरीज में लेके आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमपीपीएससी 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको देख पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।